बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 27वीं तरमीम की, जिसने चंद लोगों की खातिर अदलिया के साथ पार्लियामेंट को भी मजाक बना के रख दिया। एक शख्स को गिराने के शौक़ में पूरे मुल्क को अंधेर नगरी बना के रख दिया। 27वीं तरमीम के लिए ज़मीर क्यों ख़रीदने पड़े? 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ शरई फतवा भी आ गया, इसके क्या असरात होंगे, ये इसकी टाइमिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक तगड़ी आवाज़ इमरान खान के लिए भी उठी है, इस पर बात करेंगे। मगर पहले नाज़रीन बात हो जाए कि ख़ित्ते के हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में धमाके के फ़ौरी बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। नाज़रीन, कल जब मैंने वीलॉग में आपकी खिदमत में इस हिंदुस्तान में होने वाले एक धमाके का जिक्र किया था, तो उसको चंद मिनट गुजरे थे तो मैंने फ़ौरी तौर पे ये बता दिया था, या मुझे नज़र आना शुरू हो गया था कि क्या ये कोई पहलगाम तर्ज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है, और मामला उसी तरफ जाना शुरू हो गए। इसके धमाके के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दो बड़ी वारदातें हुई हैं। पहला हमला वाना कैडेट कॉलेज पर किया गया, जहां दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया और उनके कुछ साथियों ने कॉलेज के अंदर फिर पनाह ले ली, जिसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शायद अभी तक जारी है। उसके बाद आज इस्लामाबाद कचहरी में ख़ुदकुश हमले में 12 अफराद जो हैं शहीद हो चुके हैं और 30 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज़राई शुरू कर दी है और अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है, और ये वक्त है कौमी यकजहती का। खुदारा इसके लिए कुछ काम किया जाए, इसकी जानिब तवज्जो की जाए, इसके लिए जो भी किया जाना ज़रूरी है वो करने में ताख़ीर ना की जाए। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा अब कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। एक रस्मी कार्रवाई के बाद ऑब्वियसली यहाँ भी मंजूर हो जाएगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर सबसे बरमहल तबसरा जो है वो जनाब अख्तर मेंगल ने किया। वो कहते हैं कि नाम नहाद जमहूरियों ने एक शख्स के खौफ में मुब्तला होकर क्या कुछ कर डाला। सिर्फ एक शख्स की सियासत ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी सियासत और जदोजहद राख बना डाली। इस वक्त अदलिया और आइन का होना एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। सब मिलकर पाकिस्तान के आइन के लिए सूरह फातिहा पढ़े। 26वीं तरमीम की तरह 27वीं तरमीम के लिए भी नाज़रीन ज़मीर ख़रीदने पड़े, लोटे बनाने पड़े। सवाल यह है कि ये मुल्क व कौम की कौन सी खिदमत है? ऐसी तरमीम की ज़रूरत ही क्या थी जिसके लिए लोटों का सहारा लेना पड़ा? लोटों की मदद से होने वाली इस तरमीम से एक बार फिर साबित हो गया है कि फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फ़ैसला ही दुरुस्त था, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया था। जब अपनी पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट डालने वाले का वोट ही शुमार नहीं होगा, उल्टा उसकी रुकनीत भी चली जाएगी, तो हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत ही नहीं आएगी। कमाल फ़ैसला था वैसे ही नाज़रीन कि उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। यानी ये भी होता है ना, जैसे कि जी उसको आप लोटे ख़रीदते हुए ये तय कर लेंगे जी ठीक है, अगर सीट जाती है तो जाए, आप वोट तो दे देना। तो ये कमाल फ़ैसला था कि उसका वोट भी शुमार नहीं होगा और उसकी रुकनीत भी चली जाएगी। और एक और चीज़ ये कि मुल्क में जब भी कोई आइन शिकनी होती है, जब भी ज़मीरों का सौदा होता है, तो एक गलीज़ काजी की याद आ जाती है फिर, जिसने उमर अता बंदयाल के बुग़्ज़ में उनके इस फ़ैसले को भी कालअदम करार दे दिया, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा, मकरूह दरवाज़ा, गंदा दरवाज़ा फिर से खुल गया। जब भी ज़मीर बिकेंगे, लोटे बनाए जाएंगे, तो इस गुनाह जारिया का एक हिस्सा जो है मुनसिफ की कुर्सी पर बैठे हुए एक वक्त में इस काजी को ज़रूर जाएगा। नून लीग और नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने आइन के साथ जो कुछ कर दिया है ना, क्या वो अब कभी जमहूरियत का नाम भी ले सकेंगे? नून लीग को तो खैर छोड़ें, उनसे तो क्या सवाल करें, क्या वो उनके पास जवाब है। नून लीग का तो ना जमहूरियत से कभी ताल्लुक़ रहा है और ना असूल से रहा है, ना आइंदा रहेगा। वो तो जमहूरियत को भी, मेरा ख्याल जमहूरियत को मतलब सलाम कर चुके हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के सारे रहे सहे भरम जो हैं वो खुल के सामने आ गए। बिल्कुल उन्होंने कहना चाहिए अपनी चड्डी उतार के अपने मुंह पे रख ली है। बेशर्मी की आखिरी हदों को छू चुकी है पीपल्स पार्टी। भुट्टो अगरचे जिंदा है, मगर उसकी पार्टी कब की मर चुकी है। जरदारी की सियासत सिर्फ इक़्तिदार की सियासत है,
और जरदारी जानते हैं कि उनका बेटा जो है वो अवाम की ताकत से तो कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने हर तवक्को जो है वो अब महलाती साजिशों से वाबस्ता कर ली है। और बिलावल को वज़ारत उज़्मा दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपनी जद्दोजहद की तारीख़ को, हिस्ट्री को पूरी को आग लगा दी है, जो बाज़ लोगों के नज़दीक एक बहरहाल शानदार तारीख़ थी। अच्छा नाज़रीन, मुझे जरदारी से ज़्यादा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से ज़्यादा जो शिकवा है ना, वो उन न्यूट्रल लोगों से है जो दबे लफ्ज़ों में जरदारी साहब की इन चालबाजियों की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि जी जो मर्ज़ी कह लें, आप जितनी मर्ज़ी तनकीद करें, जरदारी सब पे भारी, देखें वो चाल कैसी चलता है। नाज़रीन, मेरा सवाल ये है कि कैसी चाल, कौन सी चाल? पूरे मुल्क की सबसे बड़ी जमात को 2 या 3 अजला की जमात बना के रख दी है जरदारी साहब के इन चालों ने और जरदारी साहब की इस तर्ज सियासत ने। और अब वही हाल जो है वो नून लीग के साथ किया गया, नून लीग के लीडरों ने किया कि जिसका पूरे मुल्क में बहरहाल एक प्रेजेंस थी, भारी प्रेजेंस थी, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। उनके पास तो एक ज़िला भी नहीं रहा। वैसे तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास भी कोई ज़िला नहीं रहा। अगर आज भी शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाए तो किसी एक ज़िले में भी शायद पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ना हो। तो पता नहीं कौन सी फिर किस सियासत की तारीफ़ की जाती है। यानी मक्कारी और चालाकी की सियासत में जरदारी साहब को तारीफ़ की जाती है, जरदारी साहब को सारे नंबर दे दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि कौन सी मक्कारी और कौन सी चालाकी। वो पार्टी इतनी बड़ी, भुट्टो की मिराज इतनी बड़ी पार्टी थी। आपको पार्टी से लाख इख्तलाफ हो सकता है, पार्टी के वॉल्यूम से, पार्टी की ताकत और उसकी जो उसका जो मोमेंटम था पीपल्स पार्टी का, उससे तो इनकार नहीं कर सकता ना कोई भी। बड़ी पार्टी थी और आज वो एक ज़िले की जमात भी नहीं रही। कहाँ गई मक्कारी, कहाँ गई चलाकी? एक जरदारी साहब पे भारी, पता नहीं किस पे भारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया दोनों जमातों ने अपना। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम के लिए 2 सेनेटर्स का भी ज़मीर ख़रीदना पड़ा। ज़्यादा अगर ज़रूरत होती तो ज़्यादा के भी उनका दावा है कि हम ज़्यादा भी ख़रीद लेते हैं। PTI के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के अहमद ख़ान। और नाज़रीन, ज़मीर बेचने के बाद इंसान की क्या हालत होती है, ये JUI के अहमद ख़ान को कल आप वापसी पे देख लेते, जिस तरह वो मुँह छुपाते फिर रहे थे, चंद मिनटों के अंदर अंदर ही किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने हुकूमत को वोट देने के बाद सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि जी, और अजीब लायानी सी तकरीर की। 1-2 दिन पहले भी मैं सुन रहा था, इधर उधर की हाँक रहे थे, साफ पता चल रहा था कि वो क्या करने वाले हैं 2 दिन पहले जो उन्होंने तकरीर की थी। अच्छा नाज़रीन, 26वीं तरमीम के वक्त उन्होंने कहा कि जी, सैफुल्लाह अबड़ो ने अपनी तकरीर में कहा कि जी 26वीं तरमीम के वक्त मेरी बीवी समेत ख़ानदान के 10 अफराद को उठाया गया। ना किसी को पता किसने उठाया, कब उठाया, ना कोई सबूत, ना लेनी ना देनी। और बहरहाल उन्होंने ये गिला किया कि जी पार्टी ने मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया। उसके बाद जब ये हुआ था तो सैफुल्लाह अबड़ो ने सेनेट से ये तकरीर के करने के फ़ौरन बाद उन्होंने खैर पार्टी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। वो भी अर्ज़ कर देता हूँ कि क्यों किया है। बहरहाल सैफुल्लाह अबड़ो जो है वो 26वीं तरमीम के मौके पर, नाज़रीन आपको याद होगा कि मुल्क से बाहर थे 26वीं तरमीम के मौके पे। पार्टी ने उन्हें हिदायत की थी कि वो मुल्क में वापस ना आए, वरना उन्हें हुकूमती दबाव का सामना करना पड़ेगा। अब ये PTI के रहनुमाओं को पता होगा असल बात का कि वो कौन सा कोई ख़ास दबाव है जिसका सामना जो है वो सैफुल्लाह अबड़ो को ही है। सिर्फ ये PTI के रहनुमाओं को लाजमी पता होगा, बता देना चाहिए। अब जब वो खुल के वो पार्टी भी छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, उनको बता देना चाहिए PTI के लीडर्स को कि 26वीं तरमीम के वक्त जो है सैफुल्लाह अबड़ो पर कौन सा ऐसा प्रेशर था जिनका वो सामना नहीं कर पा रहे थे। तो जब पार्टी ने कहा कि जी आप मुल्क में वापस ना आए, वरना हुकूमत का दबाव का सामना करना पड़ेगा, मगर इसके बावजूद वो अच्छी तरह आपको याद होगा कि वो तरमीम से चंद रोज़ पहले वतन वापस आ गए थे। और वतन वापसी पे उन्हें कहा गया कि अच्छा चले, अब आप आ गए हैं तो आप पेशावर चले जाएं। वो पेशावर चले भी गए, फिर अचानक एक रोज़ वहाँ से इस्लामाबाद आ गए बग़ैर पार्टी को बताए। उसके बाद उनका पार्टी से रब्ता जो है मुनक़ता हो गया। उनकी मशकूक सरगर्मियों पर पार्टी ने उनके खिलाफ चेयरमैन सेनेट को रेफरेंस भी भेजा। चेयरमैन सेनेट ने उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमिश्नर को रेफरेंस भेज दिया। उनकी सीट नाज़रीन पहले ही ख़तरे में थी। उनकी नशिस्त को इसी मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखा गया था। अगर सैफुल्लाह अबड़ो इतने ही असूल पसंद थे और वोट देने से इनकार करते और वो नशिस्त छोड़ देते, ये वोट ना देते और फिर रिज़ाइन कर देते, मुझ पर दबाव बहुत है, मैं वोट नहीं देता और मैं सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, वोट देकर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान, ये क्या चेवानी दारत, ये सब मिली भगत का नतीजा है, जिसका भांडा जो है वो खुद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ईवान के अंदर ही फोड़ दिया। उन्होंने सैफुल्लाह अबड़ो के खिताब के बाद कहा, फिक्र ना करें, आपको दोबारा सेनेटर बनवा देंगे।
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी बिल्कुल ही उनको नंगा करके रख दिया। ये बात कहने वाली थी सबके सामने, लेकिन सब कुछ स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक था। अब इस्तीफे के बाद सैफुल्लाह अबड़ो जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर दोबारा सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे और इस 27वीं तरमीम में वोट देने का इनाम पाएंगे। अच्छा नाज़रीन, सदर मुमलिकत को ताहयात कानून से इस्तिस्ना जो है वो नून लीग की सियासत का एक शाहकार है, जिस पर नून लीग सारी ज़िंदगी शायद किसी भी जमहूरियत पसंद बंदे से आंखें मिलाकर बात करने के काबिल नहीं रहेगी। माजी में आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने, पेट फाड़ कर पैसा निकलवाने का ऐलान करने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौर में आसिफ जरदारी को फौजदारी केसेस में ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है, मरते दम तक। यानी वो अब जो मर्जी करें जरदारी साहब, 100 बंदे को कत्ल कर दें, उन पर पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जो मर्जी कर लें, टैक्स एविजन कर लें, मिलों पे कब्जे कर, जो मर्जी कर लें नाजरीन। यानी इंसानी तारीख में इस तरह के इस्तिस्ना मिलने का मुझे नहीं पता कि किसी के पास इस तरह का कुल्ली इस्तिस्ना मौजूद होता है कि वो जो मर्जी कर ले। मुझे तो यकीन ही नहीं आता अभी भी ये बात सुन के कि वो जो मर्जी कर ले, उनके खिलाफ किसी केस में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा नाज़रीन, अगर आपको अपने बच्चे को ये समझाना हो कि इसका मतलब क्या है मुहावरे का, सवाल गंदम जवाब चना, तो आप हमारे साथी सहाफ़ी जो मुतीउल्लाह जान, उनका जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से इंटरव्यू है वो उसका जुमले दो ज़रूर सुनवा दें। यानी मुतीउल्लाह जान साहब ने क्या शानदार तशरीह करके उनसे सवाल पूछा काकड़ साहब से कि क्या ताहयात का मतलब है कि सदर जरदारी ऐवान सदर छोड़ते ही फरिश्ता हो जाएंगे, जुर्म करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी? तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब क्या जवाब दे रहे हैं? वो कहते हैं हमारी कोशिश ये है कि ऐसा अमल हो कि किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस शख्स को इस मनसब तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। मौजूदा तरमीम से ये तासुर कायम होगा कि जो भी अपनी मुद्दत मुकम्मल करे दोबारा वो बावकार तरीके से रिटायर हो जाए। क्या मतलब है इस बात का काकड़ साहब? कोई इसका तुक बनती है? क्या कहना चाह रहे हैं? किसी के पास भी नाजरीन इसको डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, कोई बामानी बात नहीं है, कोई फलसफा, किसी के पास कुछ नहीं है। सब इसके जवाब में बोंगियाँ ही मार सकते हैं, या दूसरे को शड़प कॉल दे सकते हैं, या भाग सकते हैं, या मुंह छुपा सकते हैं। किसी के पास कहने के लिए एक जुमला नहीं है। इसलिए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक फैसले के बाद एक शरई बहस भी चल निकली है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा है कि इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता, और ये इस्तिस्ना मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक है। पार्लियामेंट के अरकान से दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। अपने बयान में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ था। अब ताहयात किसी को ये तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अच्छा किया कि ये बता दिया इस मामले में शरीयत की मंशा क्या है, मगर ये बेहतर ना होता कि वो यही बात जो है 2-4 रोज़ पहले बता देते। चले उन्होंने फिर भी ये बात बता तो दी ना, मगर सदर को इस्तिस्ना देकर जिस तरह शरीयत की मंशा को पामाल किया जा रहा है उस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान क्यों चुप है? अल्लामा ताहिर रशवी साहब भी इस मसले पे बोलना ज़रूरी नहीं समझ रहे, अभी ताहाल वो चुप है। अगर ये मोअज़्ज़ज़ उलमा जो हैं सदर मुमलिकत या किसी के लिए भी इस्तिस्ना को ज़रूरी समझते हैं तो इस हवाले से शरीयत से कोई मिसाल ही दे के हमें इस्तिस्ना के मुखालिफिन को चुप करा दें, लेकिन नहीं, अभी तक कोई बात नहीं। अच्छा नाज़रीन, ये बहस चल रही है कि इस आइनी तरमीम का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। ज़ाहिर है कि लोग कह रहे हैं कि जी इस वक्त हुकूमत के मुखालिफिन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और PTI कुछ ली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नाज़रीन, सीधी सीधी बात है कि इस तरमीम के सबसे बड़े लूज़र एक तो ये दोनों खुद हैं, जमातें खुद हैं, और अगर किसी तीसरी बंदे को देखा जाए तो इस तरमीम के सबसे बड़े लूज़र चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए सेशन कोर्ट के जज के लेवल पे आ गए। अब वो स्टाम्प फरोशी भी शुरू कर दें तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकेगा कि जी मेरे को है ही कुछ नहीं। मतलब इस पर याहिया अफरीदी जो है वो अब यही कहना चाहिए कि उन सुकून करो,
अब उनसे सेशन जज वाला काम ही लिया जाएगा, मगर तनख्वाह जो है उनको बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाली मिलती रहेगी। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ताकत के साथ अपनी हैसियत भी गंवाई है, और तरमीम के बाद अदालतों और जजेस की जो हालत है उसकी एक झलक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने पेश की है। उनका कहना यह है कि मैं अदालत में पेश होकर आज आया हूँ और आज से ही जज साहिबान के रवैये बदले हुए हैं, उनकी नज़रें झुकी हुई हैं, दिल बुझे हुए हैं, अदालती निज़ाम अमलन ख़त्म हो गया है। इन हालात में भी कुछ साथी जजेस अब कोशिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को हिम्मत दिलाएं। इसी कोशिश में जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जो है अक्सर ताकतवर के साथ ही खड़ी रही है, अवाम के साथ कभी नहीं खड़ी हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म गर्दाना जाता है, और बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। अतर मिनल्ला ने लिखा है कि जी इमरान खान के साथ होने वाला जो सलूक है वो इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया है। बहादुर जजेस के नाज़रीन ख़त और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं, सब जानते हैं, मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज की बात नहीं रही है, खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है, जो जज नहीं झुकता उसके ख़िलाफ़ एहतसाब का हथियार जो है वो इस्तेमाल होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये ख़त नाजरीन अदलिया के ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट है, मगर बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। 27वीं तरमीम ने अदलिया की गर्दन तोड़ के रख दी है। मेरा ख्याल है कि अब अदलिया और जजेस की तरफ देखना भी बेमानी है, वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं है उनसे तवक्को कोई लगाना। कौम अब इंसाफ के हसूल के लिए जजेस की बजाय दूसरे अवामल पर गौर करेगी। 27वीं तरमीम ने पार्लियामेंट की अजमत के सुनहरी ख्वाब अगर किसी की आंखों में थे तो वो भी चिकनाचूर करके रख दिए। अब ये एक डिबेटिंग क्लब से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ हुकूमत ऐसी तरमीम कर रही है जिसने मुल्क के आइन का बुनियादी ढांचा ही ज़मीन बोस कर दिया, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर एक पुरजोश तकरीर फरमा रहे हैं। ऐसी तकरीरों का नाज़रीन कोई फ़ायदा नहीं, होम्योपैथिक सी तकरीरें हैं जिसका असर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है मैं इससे बेहतर बहुत अच्छा था कि एक इस ऐवान की कार्रवाई को यकतरफा चलने दिया जाता। जब तरामीम के नाम पर चंद लोग कानून को घर की लौंडी बना रहे हैं तो ऐसी भैंसों के आगे बीन बजाने की ज़रूरत ही क्या है, या ऐसी बेअसर पार्लियामेंट से फिर सही कहते हैं लोग कि जी बाहर निकल आना चाहिए, या फिर ऐसी पार्लियामेंट को तमाशा बनाना चाहिए ताकि कोई रबर स्टैंप असेंबली को पार्लियामेंट का नाम ना दे सके। फिर वहाँ पे शोर शराबा करना चाहिए था, अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहिए था। यूँ करके मुखालिफिन की तकरीरें और उनके दलाइल तो नहीं सुनने चाहिए बैठ के। आपको नहीं पता उन्होंने क्या कहना है, किसी के पास कहने के लिए है इस हवाले से कुछ, लेकिन वो पीटीआई के जो सारे लोग हैं वो चुप करके उनकी तकरीरें सुन रहे हैं। अजीब सी बात है। अच्छा नाज़रीन, आज भी अडयाला में किसी से इमरान खान को मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। इमरान खान की बहनों और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को पुलिस ने जेल से आज तो काफ़ी दूर ही रोक लिया है। यूँ खान साहब की जो कैद तन्हाई का सिलसिला है वो जारी है। सलमान अकरम राजा आज भी अदालती हुक्म लेकर अपने मौकल से मिलने के लिए आए थे, मगर अदालतों की अब कौन सुनेगा। पहले कोई नहीं सुनता था, अब मज़ीद कौन सुनेगा। नाज़रीन, आखिर में सुमेरा साजिद नाज के दो चार अशार सुन लें। जो मुनाफिक है मेरे यार बदल जाएंगे, जो मुनाफिक है मेरे यार बदल जाएंगे, इस कहानी के ये किरदार बदल जाएंगे। इस किनारे पे खड़े लगते हैं अपनों जैसे, इस किनारे पे खड़े लगते हैं अपनों जैसे, जब ये लग जाएंगे उस पार बदल जाएंगे। मैंने औरों के भी गम अपने ही सर झेले हैं, मैंने औरों के भी गम अपने ही सर झेले हैं, मुझको मालूम था गमखार बदल जाएंगे। ये जो सरकार में फनकार नज़र आते हैं, वक्त बदला तो समझदार बदल जाएंगे। नाज अब सोच के महवर को बदलना होगा, इन कबीलों के ये सरदार बदल जाएंगे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।